हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल फिट होंगे और फाट होंगे और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की। आपको जैसा पता है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, यानी रट्टाफिकेशन ज्यादा चल नहीं पाएगा कि मेमोराइज किया और उगल दिया। और इसलिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखने की आवश्यकता होती है जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सके। यही नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम देने के बाद रुक जाएगी। आप फ्यूचरिस्टिक जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो या सीयूईटी हो, सब में आपका यही चीज अब चेक की जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियोस को ध्यान से देखें, डिटेल्ड वीडियोस देखें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। जैसे कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट आए तो सवालों को बड़े प्रेम पूर्वक कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स आपसे निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाएगा और न्यूमेरिकल भी निकलने लगेंगे। इस कड़ी में हम लोग आज हैं चैप्टर नंबर 7 पर, अल्टरनेटिंग करंट पे। क्लास 12 वालों के लिए वीडियो है और मैं दिखाता हूं कि मैंने इसके कितने पार्ट किए हैं जिससे हम लोग स्पेशली फोकस्ड कर पाए। जो बच्चे इसके पहले के चैप्टर्स देखना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखते हैं तो ट्रेमेंडस बेनिफिट आपको होगा। फिजिक्स मजेदार, सरल लगेगी और आपका मन करेगा पढ़ने को। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। फुल चैप्टर शेड्यूल क्या है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 का। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, जैसा आप दिख रहे हैं। आने वाली वीडियोस में सारे कवर हो जाएंगे इन डिटेल्ड तरीके से। आज बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आज पार्ट में कवर करनी है हमको। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो पढ़ाई में काफी सहूलियत हो जाती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर इसके पीडीएफ अपलोड कर देता हूं मैं, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत मिले। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। शाम को लाइव क्लासेस होती हैं जहां पर आप मुझसे पढ़कर अपने डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर सकते हैं कि सर ये डेरिवेशंस में ऐसा क्यों हुआ, ये न्यूमेरिकल में वैसा क्यों नहीं हुआ। सारी बात आप पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सकते हैं। इसी चीजों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने द्रोणा बैच लॉन्च किया है, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। तो द्रोणा बैच में क्या खास बात है, एक तो डिटेल तरीके से सारी चीज पढ़ाई जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं फिजिक्स का, सारे डेरिवेशंस कराए जाते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं और डेरिवेशन कराता हूं, न्यूमेरिकल्स भर भर के करते हैं। और 2 स्पेशल क्लास रखते हैं, एक रहता है डेडिकेटली एनसीईआरटी कॉर्नर के नाम पर, यानी उसमें एनसीईआरटी के सवाल करवाए जाते हैं। दूसरा लेक्चर रहता है डेडिकेटली हर चैप्टर के लिए पीवाईक्यूज कॉर्नर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी कराए जाते हैं साथ साथ, जिससे आपका पूरा जो क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस की क्लैरिटी, वो जबरदस्त तरीके से बन जाए। तो जो बच्चे द्रोणा बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां से आप एनरोल हो सकते हैं द्रोणा बैच में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, जो कि जिस मकसद से ये वीडियो बना है, पढ़ाई के लिए। तो ये रहा काम अल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत। सबसे पहले में जान लेना जरूरी है कि डायरेक्ट करंट तो हम बड़ी आसानी से समझते हैं, क्योंकि बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलती है, सेल से, जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ें क्यों, वाई वी स्टडी अल्टरनेटिंग करंट, इसमें खास बात क्या है। तो आप देखेंगे, यहां मैंने लिखा भी है कि बहुत सारी कंपनीज, लगभग सभी कंपनीज अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से अप्लायंस या डिवाइसेस बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। तो हमको जो अप्लायंस मिलते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर वो क्यों बनाती हैं अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से, तो इसका भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि अल्टरनेटिंग करंट को हम उसका वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। हम कम से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से कम कर सकते हैं। तो कोई अप्लायंस है हमारे पास, कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है,
जहां भी हमें वोल्टेज को बदलना पड़ा उस अप्लायंस के हिसाब से, तो एक ट्रांसफार्मर टीवी में लगा देते हैं, एक ट्रांसफार्मर कंप्यूटर में लगा देते हैं, जहां जहां जो मतलब हिसाब बन रहा है उस तरीके से हम उस अप्लायंस को उतना वोल्ट प्रेम पूर्वक दे पाते हैं बिना किसी दिक्कत के। एसी में एक खास प्रॉपर्टी है। दूसरी खास प्रॉपर्टी क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब आप इसको भेजते हैं तो एसी भेजने का जो खर्चा है, ट्रांसमिट करने का जो खर्चा है, वो काफी कम आता है और इसका लॉस भी कम होता है। एसी लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजी जा सकती है, डीसी नहीं भेजी जा सकती। तो ये खास बातें हैं। और एक कमाल की बात और है, जो एसी में जो प्रॉपर्टीज है उनमें से एक, आप जब कोई रेडियो स्टेशन सुनते हैं या एफएम सुनते हैं तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टर सर्किट का। वो एसी में ही करंट में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अपने रेडियो को किसी स्टेशन पे ट्यून कर लेते हैं, 93.5 एफएम या कोई भी पकड़ाया आपने, तो वो वही ट्यून होता है, उसी का गाना सुनाता है, बाकी स्टेशंस आपको नहीं सुनाई पड़ते। ये एसी की वजह से ही संभव है। कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से ये प्रॉपर्टी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, जिसे ट्यूनिंग करते हैं रेडियो का या सिलेक्टर सर्किट हम बोलते हैं। तो ये कमाल के इनके एसी के अंदर गुण हैं, जो हम प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए बड़ी आसानी देती हैं, इसलिए एसी का इस्तेमाल करते हैं। जब एसी में इतनी खूबियां हैं और अप्लायंस दुनिया भर में एसी के हिसाब से बन रहे हैं ज्यादातर, तो हमें एसी को समझने की आवश्यकता पड़ जाती है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट है क्या, है ना। तो वही बात इस चैप्टर में कही जाएगी। तो आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर कि एसी पढ़ने की जरूरत क्यों है हमको। ये जो बात मैंने बोली, ये पूरी बात इसके अंदर लिखी गई है, आप इसको पढ़ के अपने माइंड मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं और हम ये देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। जब हम समझ गए कि इंपॉर्टेंस है अल्टरनेटिंग करंट की, पढ़ना जरूरी है, तो हम ये जानेंगे क्या है वो, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो बातें बोली जाती हैं वो ये बोली जाती हैं, एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। ये देखिए बाजू वाला जो ग्राफ है ये टाइम को दिखा रहा है और यहां पर आप आई की वैल्यू पकड़ सकते हैं, करंट की वैल्यू। ये जो ग्राफ है मैं इसके ऊपर ओवरराइट नहीं कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, दिस इज एन अल्टरनेटिंग करंट। ये देखिए लगातार जैसे जैसे टाइम बदल रहा है अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है और पीरियोडिकली एक निश्चित पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को, ये प्लस आई है तो नीचे वाला दूसरी डायरेक्शन में करंट है, समझ लीजिए माइनस आई है। माइनस आई का मतलब पहले वाले की अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो ये एसी करंट का मामला है जो लगातार समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड बदलता है और पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन भी बदल देता है। जबकि जो डायरेक्ट करंट होती है वो क्या होती है, तो इन कंट्रास्ट टू इट ए डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच फ्लोज विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इसने पकड़ रखा है जो परफेक्टली डायरेक्ट करंट है और साथ में डायरेक्शन भी एक ही है। तो ये डीसी है और अल्टरनेटिंग करंट आपने देखा साइनसोइडल ग्राफ को फॉलो करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब ये देखिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू लिखी गई है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे ये वैल्यू कहां से आई, क्या आई, वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। यहां लिखा भी ये कैसे आई है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। व्हाट इज दिस? अल्टरनेटिंग एसी ईएमएफ, फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, एसी ईएमएफ। तो ये एसी ईएमएफ है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम देख चुके हैं पीछे वाले चैप्टर्स में, जहां पर एसी करंट कैसे बनती है। जो हम लोगों ने पीछे चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते थे तो वहां से फ्लक्स में चेंज होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता था और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का बिहेवियर साइनसोइडल था और यही हमारा एसी ईएमएफ था। तो ये वहां से ये बात ली गई है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की बात करेंगे तो आई होता है V अपॉन आर या E अपॉन आर। तो यहां पर आप E की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ई नॉट अपॉन आर क्या हो जाता है, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, करंट एसी करंट शॉर्ट में। अल्टरनेटिंग करंट तो नाम ही है और करंट है तो एक और करंट लगाना पड़ रहा है।
और ऊपर वाला एसी ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, इस तरह से लिखा या बोला जाता है। तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी साइनसोइडल ग्राफ बनाता है। साइनसोइडल का मतलब साइन वाला कर्व ये, या फिर कॉस की तरफ फॉलो करे वो कर्व। और आई देखिए ये वैल्यू कौन सी है, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी है एट एनी इंस्टेंट टी, मतलब किसी भी क्षण समय टी पर कितनी वैल्यू ये रखता है करंट। और इसी तरीके की बात करेंगे तो आई नॉट क्या है, दिस इज द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड करंट एम्पलीट्यूड। आई नॉट क्या है, पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट, है ना। बात समझ पाए होंगे मोटा मोटा कि किस डायरेक्शन में कहानी जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए इसके तहत, जैसे कि बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। तो अभी आपने एम्पलीट्यूड देखा था, ये इक्वेशन लिखी थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट। यही तो पीक और मैक्सिमम वैल्यू है, तो यही लिखा है, ये आप समझ गए होंगे। बाकी आप, क्योंकि आई भी बदलती है ना, ये देखिए आई यहां पर इस साइनसॉइडली बदलेगी, ये वैल्यू आई नॉट आपकी हो जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में दिस इज अगेन ए मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी को हम लोग आई नॉट पुकारते हैं या बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है बेटा टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक अपना साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला समय। तो ये इसने एक साइकिल कंप्लीट की तो यहां से लेकर यहां तक टी टाइम लगता है, इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड को आप जानते हैं, टी को 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड हम लोग दिखते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, जो आर्मेचर या जो कॉइल था उसकी एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड कितनी तेजी से घूम रहा है, तो उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। बाकी टाइम पीरियड आप जान ही रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला समय। अब बात करते हैं बेटा आगे फ्रीक्वेंसी की। ये सब बात जाननी जरूरी है, तभी अल्टरनेटिंग करंट को प्यार से आप हैंडल कर पाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल वो पूरी करता है। मान लीजिए ये 1 सेकंड की एग्जांपल दे रहा हूं, 1 सेकंड के अंदर अगर वो, अच्छा ग्राफ नहीं बना है, फिर भी यहां से यहां तक एक साइकिल, यहां से यहां तक दूसरी साइकिल, ये 1 ये 2, 1 सेकंड में। तो क्या बोलेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 हर्ट्ज, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। आप समझ पाए होंगे, एफ की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल वो कंप्लीट करता है। तो द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, उसको एफ से डिनोट करते हैं। और एफ आप जानते हैं पहले से 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया। यहां पर जो इक्वेशंस लिखी गई थी पहले, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर आप ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख सकते हैं, दिख पा रहा है ना। और इसी से ये आप फ्रीक्वेंसी में या टाइम पीरियड में इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर है, इस ओमेगा की जगह 2 पाई एफ आपने पुट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी में इक्वेशंस हो गई और ये टाइम पीरियड के हिसाब से इक्वेशन बन गई। तो ये बात ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी की जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है। हमारे घरों में, इंडियन हाउसेस में, हिंदुस्तान में जो एसी करंट भेजी जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इंडियन हाउसेज लिख देते हैं, जिससे आप हाउस होल्ड या हाउसेज लिख दीजिए। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी एसी करंट की है वो कितनी है बेटा, 50 हर्ट्ज। मतलब जो हमारे पास एसी आ रही है, जो अभी कंप्यूटर चल रहा है या जो भी लाइट चल रही है वगैरह वगैरह, फैन चल रहा है, इसमें एसी आपकी 50 साइकिल कंप्लीट करती है, यानी 100 बार डायरेक्शन बदलती है। एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन बदलता है, ऊपर नीचे। तो आप क्या कह सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 कंप्लीट करता है 1 सेकंड में साइकिल्स, और 100 बार पोलरिटी बदलता है। तो ये मामला आप समझ गए होंगे कि हमारे घरों में क्या हालचाल है। अब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आएंगी एसी के लिए, जो आपके सामने मैं रखूंगा भी और आपको मजा भी आने वाला है। देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, जो एक कंप्लीट साइकिल में हम ये निकालना चाहते हैं। देखिए समझिएगा इस बात को, क्योंकि इसमें कानून थोड़े लगाए जाएंगे। ये देखिए कंप्लीट साइकिल हो गई,
ये हम लोग I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से चर्चा कर रहे थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक टाइम पीरियड में या एक कंप्लीट साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू हमको क्या मिली, इसकी करंट की, और इसी तरह ईएमएफ की भी बातचीत की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि यहां मैंने लिखे मेंशन कर दिया है कि आई एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। लेकिन ये आया कहां से, इसको भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आई एवरेज ओवर हाफ साइकिल, आई मीन ओवर हाफ साइकिल, और एक और वैल्यू पढ़ेंगे एसी के लिए, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इन जो बातें मैंने की, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए या आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है या बाय डेफिनेशन क्या इसका मतलब है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में हैंड रिटन तरीके से डाल दिया है। जैसे आप ये समझ पाए कि कहीं हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कहीं हमको आरएमएस निकालनी है तो ये लगाना है, और आरएमएस में दो तरह से डेफिनेशन दी जाती है, वो भी मेंशन की है, जैसे आपको पढ़ने में सहूलियत आए। ये आपके सामने है, मैंने काफी तगड़ा मोटा मोटा लिखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे कि हाउ वी कैलकुलेट एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। भाई आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी चर्चा। द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, यहां पे करंट का फंक्शन हो, ईएमएफ का हो, कोई हो, अगर एफ टी को हम ओवर ए पीरियड ऑफ टी, ये टी टाइम पीरियड भी हो सकता है, कोई और समय भी हो सकता है, स्मॉल टी, एनी टाइम पीरियड, यहां तो कैपिटल टी ले लिया है, तो उसका एवरेज, ये जो साइन लगता है ऐसे आप देख रहे हैं ब्रैकेट सा, नुकीला ब्रैकेट, ये एवरेज को दिखाता है, वरना एफ टी के ऊपर बार भी लिख सकते हैं आप। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी। क्या होगा, 1 अपॉन टाइम, यहां टाइम पीरियड लिया है, 0 टू टी एफ टी डी टी। ये बिल्कुल वही लॉजिक है, क्योंकि आप एवरेज कैसे निकालते थे, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द जितने नंबर हो एन, यही तो था एवरेज निकालने का तरीका। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना ही है, तो ये वैल्यू सारी जुड़ गई ओवर द टाइम टी, और जितना टाइम टी था उससे डिवाइड कर दिया, तो लॉजिक वही है, बस क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली बदलेगा तो यहां पर इंटीग्रेशन का खेल करेंगे आप, और ये टाइम पीरियड के लिए था। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, यहां पर आप 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं, 0 अपॉन टी एफ टी dt। आप बात को पकड़ पा रहे होंगे। तो टाइम पीरियड है तो टाइम लिख दीजिए, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको टाइम पीरियड के लिए ही निकालना है, किसी टाइम के लिए एवरेज आ गया। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए टाइम 0 टू टी, देखिए यहां कोई टाइम पीरियड थोड़ी बोला है, इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं। पहली, आई स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी टी, ये आई स्क्वायर में आ गया, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और इसी से अगर आई आरएमएस निकालोगे तो अंडर रूट लगा दोगे, यहां अंडर रूट लग गया, 1 अपॉन टी 0 टू टी आई डी टी। ये किसका निकाल रहे हैं, आई आरएमएस। अगर ईएमएफ का निकालना होगा तो यहां आई की जगह ईएमएफ रख देना, उसमें कौन सी परेशानी है। अच्छा, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो ये जो रूट आरएमएस की कहानी है इसको दो तरह से समझा जाता है। पहला तरीका आप समझ गए, इंटीग्रेशन वाला। दूसरा, डिस्क्रीट जब वैल्यूज होती हैं तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड डेफिनेशन और मेथड, आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर, अगर एन है तो प्लस आई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट है। अगर इसी तरह से कोई ईएमएफ की चर्चा करे तो ईएमएफ या जो भी क्वांटिटी उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करती है कि भाई किसी चीज को कैसे करेंगे आरएमएस निकालते वक्त, एवरेज वैल्यू निकालते वक्त। अब इसी का सहारा लेके, ये पहले वाले का, हमें एवरेज वैल्यू चाहिए थी। बात जो चर्चा चल रही थी, देखिए, वो थी कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल शून्य कैसे आई। अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं, और डेरिवेशन करते वक्त हम बात को पकड़ पाएंगे। ये शायद बीच में मुझे स्लाइड डालनी होगी और मुझे लिखना होगा डेरिवेशन, क्योंकि ये वर्ड आप पकड़ते हैं किसके लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर
वन कंप्लीट साइकिल। याद तो आप कर लेंगे, लेकिन ये आया कैसे ये देखना भी जरूरी है, तभी मजा ले पाते हैं। इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है करंट की एनी टाइम टी पर, वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी करंट इससे हम पहचानते हैं। अब ये जो एसी करंट तो हमेशा हर टाइम पे बदलती रहती है। अगर हम ये माने कि dt टाइम के लिए, dt इज द वेरी स्मॉल टाइम, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट है, क्योंकि dt टाइम बहुत छोटा है, तो हम यहां लिख सकते हैं, या मैं लिख दूं एक स्टेटमेंट, एज्यूमिंग द करंट I remains constant for a small time dt, तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कलर को बदलने की इच्छा जाग उठी है डी क्यू। हम जानते हैं डी क्यू का मतलब आई इंटू डी टी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े प्रेम पूर्वक, है ना, समझ मारी ये सारी बात। अब इस आई की वैल्यू ऊपर से ठोक दीजिए, मैं यहीं लिख देने का प्रयास कर रहा हूं। आई की जगह लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये रहा बेटा डी टी। अब हम क्यों हमें एवरेज वैल्यू आई निकालनी है ना, तो हम एवरेज वैल्यू पहले निकाल रहे हैं कि ओवर द कंप्लीट साइकिल चार्ज कितना फ्लो किया है। भाई आई क्या होता है, क्यू बाई टी, तो हम लोग जब चार्ज निकाल लेंगे तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। आप समझ तो रहे हैं ना, कहीं भी एवरेज निकालना है जैसे, तो हम क्या चाहते हैं, क्यू निकाला और इसको जितने समय में निकाला ओवर द कंप्लीट साइकिल टी से डिवाइड करके आई एवरेज निकाल लेंगे ओवर द कंप्लीट वन साइकिल। तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अब यहां पर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यही कर लेते हैं ना, तो आप इसको लिख दो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, और यहां पकड़ लीजिए ओवर कंप्लीट साइकिल का मामला था, तो 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब मैं थोड़ा सा लाइन खींचू कि ना खींचू, खींचू इसको, इसके इंटीग्रेशन की चर्चा आगे बढ़ाता हूं, इसको इधर कहीं लिख लेता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं लिखता हूं यहां पर Q इज इक्वल टू क्यू, अभी कहां गया भाई, Q के बाद जो वैल्यू आ रही है आई नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई नॉट बाहर चला गया, 0 टू टी साइन ओमेगा टी, और ये रहा डी टी। आगे चलिए, ये लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा। आप जानते हैं इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड हो जाता है ओमेगा नीचे, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। ये आप अंदाजा काम भर का होगा, ये वैल्यू हमने यहां पर कर ली। अब थोड़ी सी बात को और आगे लेके चलते हैं, तो देखिए यहां क्या लिख सकते हैं, आई नॉट और ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी में लिख लेते हैं, ओमेगा तो बाहर था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे मैं ओमेगा लिखता हूं, और माइनस चाहे तो माइनस भी बाहर ले लीजिए, वो डिस्टर्ब करेगा, माइनस, और अंदर रहा कॉस ओमेगा टी 0 टू टी। एक कदम और बढ़ाएंगे, माइनस लिखा, आई नॉट ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम रखना है ना तो उससे आसानी पड़ेगी, और इसको हमने लिख दिया कितना, 2 पाई बाई टी और इनटू टी, और 0 टू टाइम पीरियड। आगे चलते हैं, ये टी तो साहब ऊपर चले गए, आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, यहां वैल्यू के पहले कैपिटल टी रख दी, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से कट जाएगा, तो 2 पाई बचा, माइनस 0 पुट कर दी, तो दैट इज cos 0। उम्मीद है आप बात पकड़ पाए होंगे। अभी का एक लाइन और लिखी जा सकती है, तो माइनस आई नॉट टी 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 0 की वैल्यू भी होती है 1, तो ये आंसर क्या आ गया, 0,
क्यू, टोटल क्यू इज 0। अब यही बात अगर आप आई एवरेज में लिखें तो आई एवरेज ओवर द कंप्लीट साइकिल क्या रहा, टोटल 4 ओवर द कंप्लीट साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, और ये तो आपने 0 निकाला है अभी, तो दिस विल बी 0। तो इससे हम क्या रेफरेंस या क्लियर कट डिराइव कर पाए, आई एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो ये आपका आंसर या डेरिवेशन हो गया कि कहां से ये चीज टपकी है। तो आप इसको, ये सब बातें पता होंगी तो आप एकदम मतलब कहां से कहां पहुंच जाएंगे, और ये पता होना जरूरी है पढ़ रहे हैं तो ये बात मैं नीचे करता हूं, इस डेरिवेशन को आप नोट कर सकते हैं। आपको जैसे मालूम है कि हम लोगों ने इसमें क्या डेराइव किया है बेटा, कि एसी करंट ओवर ए कंप्लीट वन साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहां तक आपने इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। तो चलिए ये काम हो गया। अब कुछ और बातें भी जानते हैं, और मजेदार बातें। देखिए क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं, डीसी करंट नापने वाले, वो इसमें नहीं चल पाते हैं। आप पढ़े ना गैल्वेनोमीटर, पीछे पढ़ा है, तो डीसी करंट भेजते हैं तो नाप देते हैं। अगर आप एसी करंट भेज देंगे उसके अंदर, तो एसी करंट का वो नॉर्मल वाला गैल्वेनोमीटर उसको नाप नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे चलते हैं। कॉइल तभी रोटेट करती है कि मैग्नेट है उसके अंदर, कॉइल गई तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा। अब यहां पर क्या है कि जो करंट फ्लो होगी कॉइल में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या कुछ भी है, बहुत तेजी से बदल रही पर सेकंड। तो वो जो उस पे फोर्स लगेगा, वो एक बार इधर लगेगा तो एक बार इधर लगेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। और ऐसे ऐसे करने के चक्कर में जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर एक ही जगह रुका मालूम पड़ेगा, यानी वो खिसकेगा ही नहीं। क्यों नहीं खिसका हुआ दिखेगा? परसिस्टेंट ऑफ विजन की वजह से। हमें मालूम है हम कोई चीज देखते हैं तो बहुत ही कम समय तक हमारी आंखों के सामने वो रहती है। जैसे हम पिक्चर फिल्म देखते हैं, या बचपन में आपने फोटो एक साथ बड़ी जल्दी घुमाई होगी। हम लोग के समय में हम लोग खेलते थे, क्रिकेटर कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं तो उसकी 100 फोटोएं गर्र से करिए तो लगता था बॉलिंग कर रहे हैं। परसिस्टेंट ऑफ विजन, कोई चीज देखें तो वो थोड़ी देर तक, बहुत ही कम समय तक रहती है सामने। इस वजह से वो जो कांटा है, पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, आपको हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, रुका रहेगा। तो सवाल ये उठा कि अगर हम लोग इस गैल्वेनोमीटर से हम एसी करंट को नाप नहीं पाएंगे तो नापेंगे किससे? वो तो जरूरी है मेजरमेंट। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाली नहीं, हीटिंग इफेक्ट वाली। हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, वो डायरेक्शन चाहे एसी का इधर हो चाहे इधर हो, तार तो गर्म ही होगा ना। इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना, करंट ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए। जूस लॉ ऑफ हीटिंग तो आई स्क्वायर आर टी, वो जितना ज्यादा करंट उसमें ऐसे ऐसे कैसे भी जा रही हो, हीट तो पैदा ही होगी। उस हीटिंग इफेक्ट से हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, और उससे हम एसी के करंट की जांच करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। बात आप पकड़ पाए होंगे, सारी बात लिखी है। तो यहां पर आप समझ पाए, वी कैन मेजर एसी बाय यूजिंग ए हॉट वायर एमीटर। ये छोटी छोटी बातें कहीं भी पूछी जा सकती हैं, बोर्ड में तो बोर्ड में ही, जो आगे की बातचीत चल रही कंपटीशन की वहां भी, तो हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें। तो हॉट वायर एमीटर विच इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अरे अच्छा, ये हमने राइटिंग वाला मामला लिया नहीं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दिस इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मैंने बताया, इधर या इधर करंट जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, हीटिंग का मामला तो सेम रहेगा। तो टू मेजर ए एसी वी डिफाइन द मीन। अब क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात व्हाइट कलर से। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब ये जो नोट है ना बेटा, अब सवाल ये हुआ कि आई एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल तो 0 आ गया है, तो हम आई एवरेज अब किसे कहें, क्योंकि हमें जानकारी चाहिए। तो हम इसकी आई एवरेज को बोलते हैं हाफ साइकिल के लिए। आई एवरेज की वैल्यू कहीं दिखे एसी की तो समझ जाइएगा हाफ साइकिल के लिए बोला जा रहा है, वरना तो वो लिख देंगे। आप समझ पाए ना, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू आती है। हम डेराइव भी अभी फटाफट करेंगे, सेम डेरिवेशन, बस 0 to t कीजिएगा, 0 to t/2 हो जाएगा बस। तो यहां पर टू मेजर एसी वी डिफाइन द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल।
और दूसरी वैल्यू रूट मीन स्क्वायर और इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एसी को समझने के लिए हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की भी चर्चा करेंगे। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट की, आपको पता ही है वो कौन सी सप्लाई है, आरएमएस वैल्यू। नॉर्मली जब एसी की हम कोई करंट की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू बताते हैं तो वो आरएमएस वैल्यू रहती है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो 220 वोल्ट की अगर सप्लाई है, दिस इज द आरएमएस आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी ईएमएफ। समझ गए होंगे? तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी चर्चा अगले कदम की ओर ले जाते हैं। तो ये देखिए मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की बात लिखी है, इसको पहले समझाता हूं, फिर इसका जो डेरिवेशन छोटा सा है वही 2 मिनट में हो जाएगा, उसको भी हम लोग निपटा देंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन अलग है और इसकी भी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन अलग है। तो यहां एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो कि हाफ साइकिल के लिए होगी या मीन वैल्यू ऑफ एसी, उसकी चर्चा की जाएगी। इसका जो सिंबल होता है यहां कहीं लिखा होगा ए एवरेज या फिर आई मीन, और ये किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, समझेंगे यही, आई एवरेज या आई मीन। अब मामला ये हुआ कि ये है क्या। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट, ध्यान दीजिएगा, डीसी करंट which sends the same charge in a circuit in the same time as it's sent by alternating current and it is sent by the given alternating current in its half time period। आप समझ रहे हैं कि डीसी करंट की वो वैल्यू ऑफ चार्ज और एक गिवन टाइम में एसी जो भेजता है अपने हाफ साइकिल में, वो चार्ज की वैल्यू के बराबर है। आप समझ पाए क्या कहानी है? तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ओवर द हाफ टाइम पीरियड, जितना चार्ज भेज रहा होगा, भाई चार्ज जितना भी भेज रहा, तो डीसी करंट की वो वैल्यू जो सेम टाइम में और सेम चार्ज फ्लो करे, उसे आई एवरेज कहते हैं। तो इसका रिलेशन कैसे हम आई एवरेज बता रहे हैं, डीसी करंट से नाप रहे हैं, इक्विवेलेंसी या इक्विवेलेंट करके, कि आई एवरेज क्या है। आई एवरेज है तो अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन उससे किससे हमने लिंक्ड कर रखा है, डीसी करंट से, कि डीसी करंट की वो वैल्यू जो सेम चार्ज को फ्लो करे, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फ्लेम करे सेम टाइम के लिए, जो कि अल्टरनेटिंग करंट ओवर द हाफ साइकिल फ्लो करती है, उतना ही चार्ज फ्लो करे जितना ये करती है। ठीक है, ये बात। अब इससे जो आई एवरेज आता है वो 2 पाई अपॉन आई नॉट आएगा। अभी हम इसको डेराइव भी कर देंगे आपको पीछे वाले फॉर्मूले से बड़े आसानी से। आई नॉट की वैल्यू ये 2 बाई पाई यानी 3.14 से डिवाइड करिए तो 0.637 आ जाता है। कई किताब में 0.636 लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा है वो रफली बराबर है। तो ये आई एवरेज की वैल्यू है। और इसी तरीके से ई जब निकालते हैं तो ई भी यही आ जाता है। एक बार आई निकाल लेंगे तो उसी सेम हिसाब किताब से आप ईएमएफ भी निकाल लेंगे। तो ई एवरेज ओवर द हाफ कंप्लीट हाफ साइकिल 2 अपॉन पाई ई नॉट यानी 0.637 ई नॉट के बराबर। यहां पर कुछ वैल्यू लिखी है जैसे आपको याद करने में आसानी हो, कि आई मीन फुल साइकिल देखिए 0 थी, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू लिखी है जो अभी चर्चा कर रहा हूं, डेराइव करके दिखाऊंगा। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रीड्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे जो डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो नपाई करते हैं, मेजर करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वो वैल्यू कितनी आती है, आई नॉट अपॉन √2। अब वो कैसे निकलती है वो भी आगे हम लोग देखेंगे। 0.707 आई नॉट या वी आर एम एस 0.707 वी नॉट। आइए इसका डेरिवेशन जल्दी से कर लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे पीछे किया था। तो मैं लिख रहा हूं, डेरिवेशन ही लिख देता हूं। और डेरिवेशन में क्या हम हासिल करेंगे, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट
एसी करंट की बात भी कर सकते हैं ईएमएफ भी। एवरेज वैल्यू जो आई की बात यहां कर रहे हैं, ये आई एवरेज हाफ साइकिल, इसलिए कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो दिमाग से खिसक ना जाए। पीक वैल्यू का मतलब आई नॉट, तो हम लोग आई नॉट और आई एवरेज के बीच का रिलेशन जानना चाहते हैं, तो ये मैंने यहां पे बना दिया। अब पीछे मैंने कई बात लिखी थी जो यहां लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा, पीछे वाले डेरिवेशन से पकड़ सकते हैं। तो वहां देखा था इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू थी आई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा, और ओवर दी dt टाइम के लिए चार्ज इन dt टाइम, तो वो रहा dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये पीछे भी किया था। अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बस इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स लगाएंगे वो 0 टू t/2 हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने फुल साइकिल के लिए किया था तो 0 निकल आया था, आप जानते हैं। तो Q कितना रहा, आई नॉट तो बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो गई माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये रहा 0 टू t/2। बिल्कुल बढ़िया। अब इसको फिर ऐसे कर लेते हैं, और Q की वैल्यू हो जाती है, ओमेगा को और माइनस को बाहर कर लेंगे तो माइनस आई नॉट, और इस ओमेगा को आप पहले यूज कर चुके हैं तो मैं सीधे 2π/t लिखने में हिचकूंगा नहीं। आगे देखिए, कॉस ओमेगा की जगह 2π कैपिटल T इंटू टी, और वैल्यू है 0 टू t/2। बढ़िया, क्योंकि पीछे वाला डेरिवेशन एक जैसा ही है, बस वैल्यू बदलने की कहानी है। माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π। यहां देखिए पहले t/2 रखा, तो मैं रख के दिखाता हूं, 2πt, और यहां रखा t/2, और दूसरे में 0 रखोगे तो cos 0 तो आ ही जाएगा बेटा। अब देखिए t से t गया कट और 2 से 2 गया कट, कितना आया, cos पाई। cos पाई की वैल्यू आपको पता है ना कमेंट करो जल्दी से तो cos पाई की वैल्यू हो गई -1, cos 0 अगेन 1, तो ये आ गई कहानी, विच इज Q। अब ये -1 मिलके -2 को ये प्लस खा गया, तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, किसी भी कीमत पर आपसे कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, आई नॉट टी अपॉन पाई, क्योंकि बाकी चीज कट चुकी थी। अब आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए, आई एवरेज हाफ साइकिल, तो टोटल चार्ज जो हम निकाल चुके हैं कितना है, Q अपॉन टाइम, तो Q अपॉन t/2, चार्ज अपॉन टाइम, तो Q रहा आई नॉट टी अपॉन पाई, और ये रहा टाइम पीरियड अपॉन 2। t कट गया और वैल्यू कितनी आ गई, 2 पर चला गया, ये t देखिए कट गया, और ये हो गया 2 अपॉन पाई आई नॉट, और 2 अपॉन पाई कैलकुलेट कर लोगे तो 0.637 आई नॉट आपको वैल्यू मिल गई। तो एक बार इस वाले रिजल्ट को बाकायदा फिर से लिख लेते हैं कि आई एवरेज, ध्यान रखिएगा हाफ साइकिल की चर्चा है, और इसके लिए 0 पॉइंट दोनों ही बातें लिखनी होंगी, क्योंकि जगह जगह पर उसी हिसाब से हम इसको यूज कर लेते हैं। 37 आई नॉट, ये आई एवरेज निकाला। इसी तरीके से आप ईएमएफ निकाल सकते हैं, इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट ई एवरेज। तो ई एवरेज कितना आ जाएगा, ईएमएफ का एवरेज अगेन 2/पाई ई नॉट, चलिए मैं ई ऐसे ही लिख देता हूं जैसे किताब में लिखा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 0.637, और ये रहा ई नॉट। ये रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं, सारी कहानी हाफ साइकिल के लिए है, ये पकड़ के चलेंगे। जब ई कैलकुलेट करेंगे तो जहां जहां आई आया था ना, उसी में आप v इजिकल टू आई आर होता है, तो वैसे आप चेंज करके कर लीजिएगा, सारी कहानी सेट हो जाएगी। मतलब अगर डेरिवेशन आ जाए जो आप करना चाह रहे हैं, बात पकड़ में आई होगी ना। ये जो वैल्यू लिखी है देखिए,
ये करंट की वैल्यू सीधे चार्ज की लिखी थी, तो इस आई को यहां चेंज कर दीजिएगा। V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर लगाकर V तो V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू V बाई आर, तो इसकी जगह E अपॉन आर लिख दीजिएगा। बस सारा क्वेश्चन सेम हो गया। मैं कर लिख दूं एक बार, जहां पर आपका चार्ज आया था, अगर ईएमएफ इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, चलिए इसी कलर से लिखते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन जब Q आया था तो आपने 0/T/2 लिखा था ना समझाने के लिए, और यहां लिखा था I dt। तो इस I की जगह, क्योंकि V इज इक्वल टू, V का मतलब E समझ लो, यहां E इज इक्वल टू आई आर रहता है, तो I कितना हो गया बेटा, E अपॉन आर, आर थोड़ी बदलेगा, तो Q पकड़ लीजिए और इसको 0/T/2 और यहां लिख दीजिए E बाई आर डी टी, और E की वैल्यू तो फिर होती है E नॉट साइन ओमेगा टी। सारी चीज वैसे ही इसकी जगह ये पुट कर दें और डेरिवेशन मतलब इंटीग्रेट वगैरह कर दें, सारी चीज वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगी। बात आपकी पकड़ में आ गई होगी। तो ठीक है, ये डेरिवेशन आप समझ पाए। मैं ऊपर से दिखाता हूं, कुछ बच्चे चाहते हैं नोट करना कि पूरा स्क्रीन उनको दिख जाए, तो मेरे ख्याल से दिख रहा है। तो ये आप पकड़ लीजिए, ये आई एवरेज निकाला है। अगली जो चर्चा करेंगे वो आई आरएमएस की होगी, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए प्यार से। अगली चीज या अगला पॉइंट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो भी क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब बातचीत नॉर्मली की जाती है तो आरएमएस वैल्यू की जाती है, घर में कितनी ईएमएफ आ रहा है एसी करंट का, या जो अप्लायंसेस हैं जो नापते हैं वो भी आरएमएस वैल्यू ही नापते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन पहले वाले से चेंज है। एवरेज वैल्यू में हम लोगों ने चार्ज की बात की थी, डीसी करंट की वो वैल्यू जो सेम चार्ज फ्लो करे सेम टाइम के अंदर, जो अल्टरनेटिंग करंट करती है हाफ लाइफ साइकिल में, हाफ टाइम पीरियड में। यहां पर आप देखेंगे हीट से उसका रिलेशन है, चार्ज से नहीं है। तो चलिए समझते हैं रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी, वो भी मैं लिख के दिखाऊंगा। कई नाम है, मतलब एक है। तो होती क्या, दिस इज डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप जरूर तैयार रखें, ये समझ में आता है कि फिजिक्स में क्या गहराई है। तो यहां पर इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ ए डायरेक्ट करंट। अगेन हम लोग किससे लिंक कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट से, विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। देखिए वहां चार्ज की बात थी, यहां हीटिंग इफेक्ट की बात है। which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed from the same time। कहने का मतलब एक गिवन टाइम में अल्टरनेटिंग करंट एक तार के अंदर जितना हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, डीसी की वो वैल्यू जो उसी गिवन टाइम में उतना ही हीटिंग इफेक्ट पैदा कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या, आई आरएमएस। याद भी करिए, समझा भी रहा हूं। जो आई आरएमएस है, देखिए एक इसको लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या ये आईवी दैट इज द वर्चुअल करंट, या वर्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं या वैल्यू, और एक बोलते हैं आई इफेक्टिव। ये लिखा है, इसका मतलब है इफेक्टिव, और ये रूट मीन स्क्वायर तो आप जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब भी लिख दिया, तीनों एक ही चीज हैं लेकिन नाम बोलने का तरीका अलग। जैसे किसी को प्यार से मम्मी स्कूल का नाम रख दें राजू और घर का नाम रख दें गुज्जू पहले ये बहुत होता था, अब आज के ट्रेंड में आप लोगों में ऐसा कम होगा। जो बाहर का, जैसे मेरे बच्चे का भी जो नाम है, वो स्कूल का नाम अगर दर्श है तो घर का नाम भी दर्श है, दो नहीं है। लेकिन आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, वो बताएंगे कि हाँ भाई उनका स्कूल का नाम कुछ और था, और प्यार से मम्मी पापा या उनके सगे संबंधी चाचा ताऊ वो दूसरे नाम से पुकारते थे, जो मजेदार रहता है और मेरा भी नाम अलग है जो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही हंसी आती है वो देख के। तो मैं अपना स्कूल का ही नाम अरविंद बताता हूं। तो खैर एनीवे, बात को आगे ले चलते हैं। तो आप ये समझ गए कि आरएमएस में तीन तरह की नॉमेनक्लेचर है, और इसका रिलेशन डायरेक्ट करंट की हीटिंग इफेक्ट से है। तो अब यहां देखिए, आई इफेक्टिव या आई आरएमएस या आई वर्चुअल,
इसकी वैल्यू क्या है, I1/√2 I नॉट, और ये 1/√2 की वैल्यू हो गई 0.707 I नॉट। इसी तरह से ईएमएफ की बात करेंगे, ये हो गई। अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ भी इसी तर्ज पर चलेगा। तो ये 1/√2 इंटू ई नॉट, और इसका डेरिवेशन हम लोग फिर से कर लेते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया था। ये एक ही तरह का ई लिखना चाहिए मुझे, नहीं कुछ बच्चे इसी को लेके कंफ्यूज कर सकते हैं। ये आपको कहानी की ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू कहां से आई है इसकी चर्चा करते हैं, मतलब इसका डेरिवेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे इस डिटेल वीडियो में, सारे डेरिवेशन सीखेंगे और न्यूमेरिकल भी लगाएंगे अच्छे संख्या में। तो चलिए अगली बात करते हैं, इस वैल्यू को डेराइव कर लेते हैं ना। तो डेरिवेशन किसके लिए, फॉर आई एवरेज या आई आरएमएस या आई इफेक्टिव के लिए। एक तरीके से रिलेशन है ये रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या लिख गए, रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू आई अगर है तो आई आरएमएस, और पीक वैल्यू है तो आई नॉट। इसके बीच का रिलेशन हम स्थापित करना चाहते हैं। ठीक, बड़े प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर कुछ बातें लिख लेते हैं, यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। सपोज एन अल्टरनेटिंग करंट एसी जो है, I is equal to I naught sin omega t be passed through a circuit of resistance R, then the amount of heat, जैसा आपने और हमने हीट की चर्चा की है, amount of heat produced in small time dt will be, वो कितनी होगी, कलर को बदलने का कहानी, ये छोटी सी हीट होगी और इसके अंदर जो करंट है आई स्क्वायर आर डी टी, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से लिखा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, इस साल भी पढ़ा है, आप इससे सहमत होंगे। अब इसकी आगे बात करते हैं। अगर इफ टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड, इज द टाइम पीरियड ऑफ AC, then heat produced in complete one cycle, produced in one complete cycle, क्योंकि जब हीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, ये जीरो थोड़ी आएगी। ऐसे जाने में भी हीट निकलती है, ऐसे जाने में भी हीट निकलती है। आई एवरेज जीरो आ गई थी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, ये शून्य नहीं आएगा क्योंकि हीट में करंट का डायरेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए इस बात को आगे लेके चलते हैं इधर से इधर, जैसे कि बोर्ड का प्रॉपर यूज कर सकें। तो यहां पर H की वैल्यू हीट कितनी आ जाएगी बेटा, पूरे कंप्लीट साइकिल में आई स्क्वायर आर डी टी, इसी में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और टाइम इंटरवल 0 to t लिया, कंप्लीट वन साइकिल निकल आया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि आई इफेक्टिव जिसे बोलते थे, लेट आई आरएमएस या इफेक्टिव आई आरएमएस वैल्यू ऑफ AC, then heat produced in time t
मस्ट बी कितना हो जाएगा, सीधी सी बात, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर टी। भाई ये तो सिंपल वही आरएमएस वैल्यू क्या होती है, डीसी करंट की वो वैल्यू जो सेम हीट पैदा करे। तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल अगर आई आरएमएस, आई इफेक्टिव, आई वर्चुअल की वैल्यू कुछ ले लें, आई आरएमएस, आई इफेक्टिव, आई वर्चुअल, तो टोटल कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट पैदा होगी, आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर टी। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन, इसको पहला बोल देते, चलो इसको दूसरा बोल देते हैं, तो ये h की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां, वी विल पुट वैल्यू ऑफ h, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, h की जगह आपने लिखा आई स्क्वायर आर एम एस या आई इफेक्टिव या आई वर्चुअल आर टी, है ना, और इंटीग्रेशन था इधर 0 टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल मक्खन लगे। आर तो कांस्टेंट है साहब, बाहर ही आ जाएगा, वैल्यू तो सही चल रही है, हाँ जी, तो ये आर रही 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, इस आर से ये आर गया कट, तो आई स्क्वायर आर एम एस कितना आया, टी नीचे चला गया तो 1/t आ गया, और ये वैल्यू क्या हो गई 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। देख पाए हैं आप, तो दिस इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, और आई इफेक्टिव की वैल्यू यहां से आप जो डिफाइन करेंगे, ये पहली कहानी है जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, यहां से आप हमेशा क्या समझे कि आई वर्चुअल, आई इफेक्टिव या आई आरएमएस, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, √1/t, ये देख रहे हैं आप, और इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। तो ये हमने बाय डेफिनेशन अभी ये चीज निकाली है कि आई आरएमएस जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था ये किसके बराबर होता है। अब अगली स्लाइड में इसको हम लोग इस वैल्यू को आई स्क्वायर 0 टू टी डी टी को डेराइव करेंगे और इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और कंटिन्यूड। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, यानी इसकी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं एक स्लाइड को और इंटर करता हूं। अब मैं यहां पर निकालूंगा क्या, 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, वही जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन यानी इतनी वैल्यू निकाल रहा हूं, यहीं पे पुट करूंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां लिखी, और हम ये जानते हैं 0 टू टी आई स्क्वायर का मतलब आप आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। आप ये जानते हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। समझ गए आप। अब एक कदम और आगे लेके चलते हैं। यहां पर देखिए आई नॉट स्क्वायर एक फिक्स्ड वैल्यू है मैक्सिमम, ये थोड़ी चेंज हो रही है, और इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं साइड में लिखता हूं, जैसे कई बच्चे भूल भाल गए हो तो पकड़ लें। आपको ये मालूम है कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एंगल है, इसका आधा इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा टी रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इस चीज का हम इस्तेमाल यहां करेंगे अभी इंटीग्रेशन करते वक्त। आप थोड़ी सी बात पकड़ पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो यहां पर मैंने लिखा 0 टू टी बेटा, इसी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू लिखी 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1 का डिफरेंशिएशन आ जाता है टी, cos 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन इंटीग्रेशन सॉरी साइन 2 ओमेगा टी। कॉस का साइन आता है इंटीग्रेशन, और जिससे ये मल्टीप्लाई होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है।
आप कर सकते हैं ठंडे दिमाग से इंटीग्रेशन, यही वैल्यू आएगी। थोड़ा इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, मैं पूरी तरह से डेरिवेशन आपको बता रहा हूं वो सीखने के लिए। तो ये वैल्यू हो गई, देखिए आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। अब पहले टी रख दीजिए इसके अंदर, तो टी रखेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी, ये आ गया टी माइनस साइन, इसको 2 लिखिए, ओमेगा को लिख देते हैं 2 पाई बाई टी, और ये टी की जगह ये टी रखे हैं। नीचे आ जाओ तो 2 ओमेगा था, तो 2 इंटू 2 पाई बाई टी, ये पहला एक्सप्रेशन आया। माइनस 0 रखोगे तो 0 यहां हो जाएगा 0, और साइन 0 अगेन 0, यानी 0 माइनस 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। ये देखिए वैल्यू बनी। अब यहां पर आगे की बात लेके चलते हैं, मेरे ख्याल से ये बराबर बात रखी है जी। तो आगे पकड़ते हैं, आई इस 2, और यहां पर वैल्यू तो टी ही आ गई जैसा हम देख पा रहे हैं। और यहां देखिए क्या आएगी, यहां पर इस टी से ये टी आप काट देंगे, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 2 पाई 0, तो 4 पाई भी 0 हो जाएगा यहां पे वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, टी माइनस 0। आगे बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करेंगे, ये तो यहां पर 0 साइन 0 0, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है दिस वन, आप समझ गए होंगे, वो उधर 0 हो गई थी। तो ये वैल्यू हो गई आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2। व्हाट इज दिस वैल्यू, समझ पाए होंगे, ये वैल्यू देखिए यही है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पीछे से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, कौन सी 3 थी, ये इक्वेशन 3 थी, आई आर एम एस अंडर रूट 1/t और बाकी वैल्यू। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आई आर एम एस निकालने से के लिए अंडर रूट लिखा था, 1/t डाला था, 0 to t किया था, और ये वैल्यू क्या थी जो निकाली है, आई स्क्वायर डी टी, और यही वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। अंडर रूट रखा, 1/t तो यहां रहा ही रहा, इस पूरी की वैल्यू निकली है आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2। ये टी और ये टी गया कट, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आया। इसका मतलब क्या है, आई नॉट अपॉन रूट 2। ये देखिए वैल्यू आ गई, रिलेशन आ गया दोनों के बीच का। तो हम यहां पर ये अब कैसे निकला मैंने ये भी बताया, और इसको हम याद भी कर सकते हैं। और इसी तरह सिमिलरली मैं करूंगा नहीं, आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। सिमिलरली वी कैन फाइंड ई आर एम एस, जो कि ई नॉट अपॉन रूट 2 के हिसाब से आ जाएगा। आप बात को पकड़ पाए होंगे। तो इसको आप मैं दिखाता हूं पीछे वाले डेरिवेशन से, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तो मजा ले पाएंगे इसका आनंद। जैसा बातचीत हुई है, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिनके 97% से ऊपर आए, जिनका सिलेक्शन हो जाए अगर, तो ये आगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप नोट कर रहे होंगे। एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। यहां तक की बातचीत देखिए थी, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, जैसा मैंने लिखा था, कंटिन्यूड इन नेक्स्ट स्लाइड, यहां पर इसको नीचे लाना होगा, और ये आप यहां से नोट कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कर पाए होंगे। और थोड़ा सा ऊपर और करूंगा, जिससे आप पूरी बात देखिए आपने पकड़ ली है यहां पर, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए क्या है कि आप पूरा कैलकुलेशन ई के लिए कर सकते हैं। तो जहां भी देखिए आई था ना, वहीं पर आपको v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई की जगह ई अपॉन आर रख देना है। बाकी सारी वर्किंग सेम है, तो उस पर मैं वक्त जाया नहीं कर रहा हूं, आपका भी अपना आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप जरा बिना देखे आप ये डेरिवेशन करके देखें कि क्या आपका निकल रहा है कि नहीं। और निकाल लिया आपने पहली बार में, देन थम्स अप टू यू, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैंने इसको निकाल लिया है। मजेदार बात होगी, यानी आपको क्लैरिटी बन गई है। मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूं कि जहां पर वहां पर आई था,
तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है। इस I की जगह आप क्या पुट कर देंगे, E अपॉन R, और सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो डेफिनेशन से क्या चीज बोल रहे हैं, वही लिंक्ड डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी वोल्टेज that produces the same amount of heat in a given resistance that is produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time। तो ये क्या है, एक स्टेडी वोल्टेज की बात है। स्टेडी वोल्टेज मतलब डीसी वोल्टेज हो गया, बना रहे मतलब चेंज ना हो। तो वो आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको लगावें और एक समय में वो कुछ हीट पैदा करे, वही काम अल्टरनेटिंग में उतने ही समय के लिए इसको लगा दें अल्टरनेटिंग ईएमएफ और उतनी ही हीट आए, तो उस वैल्यू को हम बोल देंगे ई इफेक्टिव, ई आरएमएस या ई वर्चुअल। तो वही वैल्यू यहां लिखी है। आप जैसा जान रहे हैं, तीन तीन नाम से ये जाना जाता है, कोई भी सामने आ जाए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी याद कीजिए, ई नॉट अपॉन रूट टू और 0.707 ई नॉट तेजी से कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है ये, इसलिए बराबर लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वगैरह में। चलिए अगली बात देखते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी सामने ले आते हैं। देखिए नोट है दो जो आपके दिमाग में रहे, इसलिए मैंने पकड़ लिया है इसको। द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस आर जनरली मेजर्ड एंड स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर आरएमएस वैल्यू। जनरली हम जो बातचीत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, या मेजर करते हैं, वो आरएमएस वैल्यू में मेजर करते हैं। तो जब भी आपको वैल्यू दी जाए और कुछ कहा ना जाए उस बारे में, तो आप क्या समझेंगे, इन जनरल कि वो आरएमएस वैल्यू है। व्हेन वी से दैट द हाउसहोल्ड सप्लाई इज 220 वोल्ट एसी, वी मीन दैट आरएमएस वैल्यू इज 220 वोल्ट। तो उसकी जो पीक वैल्यू है कितनी होगी, आप जान रहे थे कि जो वी आरएमएस होता है वो वी नॉट अपॉन रूट टू होता है। तो वी नॉट कितना हो गया, रूट टू इंटू वी आरएमएस। रूट टू होता है 1.414, तो रूट टू इंटू 220 यानी 311 वोल्ट। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई है उसका जो ईएमएफ है, पीक ईएमएफ, वो 311 वोल्ट होता है। इसी वजह से एसी को डीसी के ऊपर ज्यादा डेंजरस मानते हैं, क्योंकि देखते तो आरएमएस वैल्यू है और पीक वैल्यू कहां तक जाती है, देखिए 1.4 करीबन मोटे तौर पे 1.5 गुना हो जाती है। तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। किसी गड्ढे को आप सोचें जहां चल रहे हैं कि भाई ये 6 इंच का ही गड्ढा है, कोई दिक्कत नहीं, और 6 इंच की जगह पता लगा 9 इंच का या 10 इंच का मिल जाए तो आपको चोट लग सकती है। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस आर मेजर्ड बाय एसी एमीटर एंड एसी वोल्टमीटर respectively, as the working of these instruments based on the heating effect of the current, so they are called hot wire instrument। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब बातें पूछी जाती क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि हीट इफेक्ट तो सेम रहने वाला है, करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बिना तो बात अधूरी लगती है। चलिए, जैसे खाना खाने के बाद डेजर्ट ना मिले, मिठाई ना मिले, कस्टर्ड रसगुल्ला ना मिले, तो लगता है इनकम्प्लीट है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है, आपको लगता नहीं लगता मालूम नहीं, मुझे लगता है। तो ऐसे ही जब तक न्यूमेरिकल ना हो तब तक बात कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें इसको लिखने के लिए ई नॉट चाहिए और ओमेगा चाहिए। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। तो ये ओमेगा और ई नॉट निकाल लेंगे तो इक्वेशन लिख देंगे, तो निकाल तो लेंगे ही। ये दे रखी है वैल्यू ई आरएमएस कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। तो ई नॉट कितना हो गया, आप ई नॉट लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन रूट टू, तो रूट टू इंटू 220। ये ई नॉट की वैल्यू हो गई, आप पकड़ पाए होंगे, क्योंकि ई आरएमएस कितना होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू। तो ई नॉट हो गया रूट टू इंटू ई आरएमएस। मेरे ख्याल से एक स्टेप और बढ़ाऊं, किसी कीमत पर आपको कंफ्यूज नहीं होने देना है। रूट टू इंटू 220 वोल्ट। दूसरी ओमेगा की बात थी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ।
2 पाई लिखा और एफ की जगह दे रखा है 50 हर्ट्स, तो ये 50 लिख दिया। ठीक है, अब सीधे इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट कितना आ गया, ये था 1.√2 का मतलब 1.414 इंटू 220, साइन ओमेगा की जगह था 2 पाई एफ, तो इसकी जगह मैंने लिखा 2 × 3.14 इंटू 50 इंटू टी, और ये जानते 50 इंटू 200 होता है, तो 314 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 311, अभी पीछे किया था, और ये रहा साइन 314। दिस इज दी, और टी भी है साथ में, वोल्ट। ये आपका इंस्टेंटेनियस किसी टाइम टी पर मिलने वाला ईएमएफ है, और ये इक्वेशन लिख दी। ऐसे सवाल आपके यहाँ कब आ जाएं आप जान ही नहीं पाएंगे, और बहुत ही सरल होते हैं, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख लीजिए, अगली बातचीत करेंगे। इट इज सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी तकलीफ ना देने वाला। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, आपको दिखाया था, बताया था, रेड कलर ले लो पहले। यहां पर देखिए, जो जब आपने टाइम लिया है 0, तो ये 2 एम्पियर है, और 2 एम्पियर बना है कुछ समय के लिए, यहां मेंशन नहीं किया है। उसके बाद अगली करंट -2 एम्पियर है, ये देखिए। फिर अगली करंट आपकी फिर 2 एम्पियर है। अगर मैं इसको I1 कह दूं, इसको I2 कह दूं, और इसको I3 कह दूं, तो IRMS कैसे निकालेंगे? IRMS की 2 डेफिनेशंस आपको बताई थी, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, I1, I2, I3। तो IRMS क्या हो जाएगा? √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अपॉन n, यानी मतलब जितने हैं, और सबको जोड़ मारिए, ये 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3, 4 4 8 4 12, ये रहा 12 अपॉन 3, यानी √4, यानी 2 एम्पियर आरएमएस वैल्यू हो गई। बाकी इंटीग्रेशन वाला जब कॉन्टिन्यूअस ग्राफ आता है तो लगा देते हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो आरएमएस का ये भी डेफिनेशन है। अभी मैं कॉन्टिन्यूअस वाला भी आपके सामने पेश करूंगा, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में उपज ना सके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगला सवाल इसी बात को देखते हुए आपके सामने पेश किया जाता है। तो ये रहा साहब पेश करने वाला सवाल। तो द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू I नॉट, और ये वैल्यू लिखी है T अपॉन टाउ फॉर सम टाइम, ये टाइम बदलेगा, टाउ जहां तक कांस्टेंट है। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट फॉर द पीरियड 0 से लेकर टाउ तक की वैल्यू के लिए। तो हमने जो जान पहचान की थी, आपको याद होगा, IRMS का स्क्वायर हम क्या लिख रहे थे? 1 अपॉन जिस टाइम पीरियड के लिए जाना है, 0 टू टाउ, और साथ में करंट की वैल्यू का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने बताया है IRMS के लिए। यहां रूट पहले भी लगा सकते हैं, मैंने रूट स्क्वायर रखा, आराम से लगा देंगे, झंझट कम दिखती है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। 1 अपॉन टाउ पकड़ा, 0 टू टाउ, I की वैल्यू ऐसे दे रखी है, तो इसको I नॉट T अपॉन टाउ लिख लेंगे आप, क्योंकि यही इन्होंने वैल्यू दे रखी। जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, I नॉट आ जाएगा बाहर, तो ये रहा, ये मेरे ख्याल से यहां पर ये जो वैल्यू है ये I नॉट का स्क्वायर है जहां तक बेटा। तो ये आज इसको आप नहीं गड़बड़ कर दिया, ये तो तुम्हारा I ही है, ये फॉर्मूले में I स्क्वायर आता है, तो इसको कैसे हटाएं? I नॉट का स्क्वायर और ये रहा टाउ का स्क्वायर। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला था स्क्वायर छूट गया था। IRMS में इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी करके आप निकालते हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं, जो आपको फॉर्मूला बताया था उसमें तो कुछ गलत नहीं छाप दिया, नहीं आप सोचें कि सर ने क्या बता दिया है। कहां पर है भाई? तो यहां पर देखिए वैल्यू शायद IT रह गई, तो यहां पर I स्क्वायर वैल्यू होगी बेटा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये छूट गया है, तो
तो इसको मैं आई स्क्वायर कर देता हूं, और ये इस वैल्यू को करेक्ट कर लीजिए, यहां पर रह गया था लिखने में 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, जिससे कि गड़बड़ी आपको कहीं मेंशन ना हो। तो चलिए अब उस पर वापस चलते हैं, और मेरे ख्याल से ये कर रहे थे हम लोग। तो यहां पर हमने वही आरएमएस जो फॉर्मूला था 1/टाउ आई स्क्वायर डी टी ले लिया, और अब इसको स्क्वायर वैल्यू डाल दी, क्योंकि आई स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर को आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और ये टाउ स्क्वायर इंटू टाउ, तो टाउ क्यूब आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। और अंदर क्या बचा, 0 टू टाउ, और ये बचा टी स्क्वायर डी टी। अब इसको आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टाउ का क्यूब, और यहां जो वैल्यू रही टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया टी क्यूब अपॉन 3, और लोअर अपर लिमिट लगाई आपने 0 टू टाउ, यही कर लेते हैं, 3 तो बाहर ले लो, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 3 टाउ क्यूब, और यहां आप टाउ पुट करेंगे तो आ जाएगा टाउ का क्यूब -0। ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू कितनी बनी है वहां से, टाउ क्यूब कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 3। तो आई आरएमएस क्या हो गई, यहां से आई आरएमएस की वैल्यू आप रूट ले लेंगे यहां पर, तो दिस इज रूट, और ये वैल्यू हो गई आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 3, यानी वैल्यू आई आई नॉट अपॉन √3। ये आंसर आ गया। ये क्या है, जब कोई कॉन्टिन्यूअस ग्राफ दिया हो और जब डिस्क्रीट वैल्यूज दिए हो, तो ये डेफिनेशन, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। मैं ऊपर से दिखा देता हूं, जैसे आप इसको नोट कर पाए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे हम लोग। तो ये आप बेटा नोट कर लीजिए, जैसे आप क्लैरिटी ले पाए। तो मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा, और इसको एक कदम और आगे लेके चलते हैं। ये पूरी बात आपके सामने मेरे ख्याल से आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, और इस न्यूमेरिकल को भी करने की कोशिश करेंगे, जो बड़ी आसानी से हो भी जाएगा। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, वेयर टी इज इन सेकेंड्स, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो भाई हमें तो ये पता ही है कि जब एक्सप्रेशन इस तरह का लिखा है 140 साइन 300t, देखिए ये जो इक्वेशन लिखी होती है ना, ये वैसी, ये जो t लिखा है इसका मतलब फंक्शन ऑफ t, ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो मतलब वही है। तो ये मत घबरा जाना, ये t क्या है, e इज ए फंक्शन ऑफ t, तभी तो लिखा है ये। अब यहां से कंपेयर कर दो, तो ये आप देखिए ये e नॉट है, और ये पूरी चीज ओमेगा t है। तो अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, तो पहला वाला पूछा है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो ई नॉट कितना आ जाएगा 140 वोल्ट, ये आंसर आ गया आपका। दूसरी चीज क्या पूछी है, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2, 140 अपॉन 1.414, ये करीब करीब आपका 100 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर नंबर 2 है। नंबर 3 देखते हैं, यहां से कर लेते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, तो आप यहां पर जान पा रहे हैं कि ओमेगा टी 300t है। ऑन कंपेयरिंग, फिर से एक बार, ओमेगा टी की वैल्यू वहां लिखी थी 300t, टी गया कट, तो ओमेगा आ गया 300, ओमेगा होता है 2 पाई एफ बराबर 300, तो एफ कितना हो गया 300 अपॉन 2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो ये 300 और 2 लिखिए, 3.14 लिख दीजिए, करीब करीब 100/2 आ रहा है।
अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते रहते हैं, तो आप इसको नोट करें। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग है। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और अच्छा भी है वो। तो ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। बोला है रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये जो वैल्यू दी है आरएमएस वैल्यू, ठीक ना कहा हो तो भी। फाइंड द आरएमएस करंट। तो पहला पॉइंट इधर से लिखते हैं, आई आरएमएस का मतलब हमें दे क्या रखा है, ई आरएमएस। कितना बेटा, 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 40 ओम। तो हमारा आई आरएमएस कितना आ जाएगा, ई आरएमएस अपॉन आर। ई आरएमएस कितना है, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है 40, तो वैल्यू हो गई 5.5 एम्पियर। पहली वाली बात, पहला आंसर आ गया बहुत ही छोटे शब्दों में। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द रजिस्टर। ये भी बहुत ही सरल है। पूछ क्या रहा है, आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू होती है √2 इंटू आई आर एम एस। तो आई 1.414 इंटू 5.5 एम्पियर की करंट निकाली है। ये वैल्यू आ जाएगी 7.8 एम्पियर। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अब जो तीसरी कहानी है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। लिखा है द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक खेल जाना है। तो नंबर 3 में करंट की बात है, तो ये करंट का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट का। आप इस बात को समझ रहे हैं। अब ये कह रहा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई नॉट। तो ये मैक्सिमम कब पहुंचेगा, जब यहां पे आई की जगह आई नॉट पुट कर दीजिए आप, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से आई नॉट कट गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 मिली। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा, ये T1 ले लेते हैं यहां इसको, ओमेगा T1 कितना है, π/2 के बराबर। इसका मतलब 90 डिग्री होगा तभी तो 1 होगा। तो ओमेगा T1 इज इक्वल टू π/2। तो आप खैर अभी इसको और सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा T1 बराबर π/2 हो गया। और द टाइम टेकन, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी की बात कर रहा है फॉर आरएमएस वैल्यू, फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ आई, यानी आई आरएमएस। हम ये जानते हैं कि जो आई आरएमएस की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट अपॉन √2 के बराबर। तो यहां पर आई की जगह आप लिखेंगे आई आरएमएस आई नॉट साइन ओमेगा। मान लीजिए किसी समय T2 पर जाता, आई आरएमएस की वैल्यू लिख दी आई नॉट अपॉन √2 आई नॉट साइन ओमेगा T2। अब यहां से देखिए आई नॉट कट गया, तो ये साइन ओमेगा T2 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ओमेगा T2 कितना आया, ओमेगा T2 को आप π/4 नहीं कहिएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा मैक्सिमम के बाद, तो मैक्सिमम मिला है π/2 पर, तो ये जो ओमेगा T2 है ये π/2 के आगे होगा। समझ रहे हो, वरना तो आप तुरंत कह देते कि सर साइन थीटा बराबर 1/√2 होता है, तो थीटा हमारा 45 होता है। लेकिन यहां कह रहा है इसके बाद, मैक्सिमम वैल्यू के बाद, तो ये π/2 के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए, π/4। यानी इस एंगल की वैल्यू आपको 1/√2 मिलेगी। जोड़ के भी देख सकते हैं आप इसको, π/2 के बाद, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं, साइन 90 प्लस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी
कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। और यहां पे भी इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आप पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 और वैल्यू अगर पाई बाई 2 से ऊपर लेनी है तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करना होगा। या टोटल वैल्यू लें आप 4 एलसीएम लेके तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 3 पाई बाई 4 के बराबर है, यानी 45 इंटू 3। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि T2 माइनस T1 निकाल देते हैं, यानी इनका डिफरेंस ही निकाल लो। तो ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 बराबर ये जो वैल्यू लिखी है 3 बाई 4 माइनस ऊपर वाली पाई बाई 2। ओमेगा यहां हो गया कॉमन, T2 माइनस T1 और इसको पाई बाई 2 घटाएंगे, 4 दिख रहा है, पाई बाई 4 आएगा फिर भी आपके लिए 3 पाई माइनस 2 पाई यानी पाई अपॉन 4। अब देखिए ये T2 माइनस T1 जो निकालना था, रिक्वायरमेंट थी, वो क्या रहा? 1 अपॉन ओमेगा इंटू पाई बाई 4। 1 अपॉन ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन 2 पाई एफ, तो पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन 2 पाई, और एफ दिया था फ्रीक्वेंसी 50। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर लीजिए, ये पाई से पाई गया कट, 1/400 आ गया सेकेंड, यानी 2.5 मिली सेकेंड। ये आपका तीसरा आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, अगर थोड़ी सी जानकारी में दाएं बाएं हुआ तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा या गलत हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें बेटा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसको आप आ गया मेरे ख्याल से, यहीं कहीं रोक देना चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट आपने किया होगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, हट जाता हूं, पहले कोई बच्चा मान लो पॉज कर रहा हो, 2-4 सेकंड उसको मिलने चाहिए। और फिर इसके बाद ये पूरी वैल्यू आपके सामने आ गई। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से आप पूरी चीज इन डिटेल्ड मैनर मैंने सब एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सॉलिड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बने, इजी आसान भाषा में फिजिक्स समझ में आए और वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। और आपको ऐसे ही जबरदस्त वीडियो मिलेंगे जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल स्टूडेंट बना देंगे, जो अपने बोर्ड्स में भी आप कमाल करेंगे और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है जेई नीट या सीयूईटी, वहां भी आप धमाल मचाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।